अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को टॉपिक वाइज डिटेल के साथ। मैं आपको ये बताऊंगी स्टूडेंट्स कि आप इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कौन से आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और आपने कितना कितना याद करना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है जो आपने याद नहीं करनी। क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन आ रही है कि उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कितना कितना याद करना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं एवरी टॉपिक में से। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के, कौन सा आपका शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहा है और कौन से आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो लास्ट तक पूरी देखनी है ताकि आपकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपकी वो क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहां से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे उस ग्रुप में शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने जितना मैंने मार्क कर दिया है आपने बस उतना उतना याद करना है। सबसे पहले आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करनी है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच से लेके गवर्न दीज चेंजेस तक। इसके बाद स्टूडेंट जो मैंने एक लाइन अंडरलाइन की है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम, वो आपने MCQs के लिए आपने ये लाइन को पढ़ना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं ब्रांचेस की तरफ। ब्रांचेस में स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री आपने दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट से लेके लिखना है गवर्निंग आवर वर्ल्ड। इसके बाद आपने एग्जांपल लिखनी है। फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन से लेके लास्ट तक आपने इसकी एग्जांपल लिखनी है कि हम फिजिकल केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी भी आपने इट इज़ द स्टडी से लेके आपने लिखना है लिटिल और नो कार्बन तक। इसके बाद आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस लिखने हैं कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लिखोगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से लेके स्टूडेंट्स आप लिखोगे एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। यहाँ तक आपने कंप्लीट याद करना है। जी स्टूडेंट्स, इस पेज से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के यूजेस क्या हैं, डिफाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आपने डेफिनेशन लिखनी है व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, स्टार्ट से लेके सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट्स तक। इसके बाद आपने लास्ट से लिखना है, लास्ट वाली लाइन इट हेल्प से लेके टाइप्स ऑफ पोल्यूशन तक। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्टार्ट से लेके आपने लिखनी है प्रेजेंट इन मटीरियल थिंग्स तक। इसके बाद आप लिखोगे एनालिटिकल केमिस्ट्री को आप कहाँ पे यूज़ करते हो, इसके एनालिटिकल केमिस्ट्री कहाँ इन्वॉल्व होती है। यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में टू एनालाइज द मैटर, मैटर को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया और मैंने आपको बोला कि इसको एनालाइज करें, इसमें कितने जो परसेंटेज है, इसमें कितने इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, कितनी पोल्यूशन है, ये वाटर कितना पोल्यूटेड है। तो आप इसको किसमें डिस्कस करोगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसमें आप मैटर को एनालाइज करोगे कि इसमें कितने इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी मेटल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री, ये आपने पूरी याद करनी है। इसके बाद है स्टूडेंट्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये भी आपने सारी याद करनी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉलीमर केमिस्ट्री, ये आपने स्टार्ट से लेके याद करनी है पॉलीमर्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स तक। इसके बाद आप यहाँ से लिखोगे प्रोटीन सेलुलोज से लेके लास्ट पॉलीमर्स तक। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जियो केमिस्ट्री, उसको आप स्टार्ट से लेके जियो केमिस्ट्री तक याद करोगे और नेक्स्ट आप यहाँ से लिखोगे इट्स यूज इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन जियोकेमिकल मैपिंग से लेके आप इसकी कंप्लीट एग्जांपल लिख दोगे मेडिकल रिसर्च तक। कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि हम जियो केमिस्ट्री को कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री आपने पूरी याद करनी है। एस्ट्रो केमिस्ट्री आपने ये भी कंप्लीट याद करनी है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपने यहाँ से कुछ भी याद नहीं करना, ये जस्ट रीडिंग है स्टेट्स ऑफ मैटर की, इसमें से आपने कुछ भी याद नहीं करना। स्टूडेंट्स, बस एक डेफिनेशन है वो आप पढ़ लीजिएगा मैटर की, एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच ऑक्यूपाई वेट एंड वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास यहाँ पे बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं जिसमें आप पहला शॉर्ट क्वेश्चन लिखोगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। पहला आप इसमें लिखोगे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, मैंने मार्क कर दी हैं, जितनी जितनी आपने याद करनी है लिख दो कि आपके गैस का मालिक्यूल वाइडली सेपरेट होते हैं, उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, इजीली कंप्रेसिबल हैं, उनकी डेंसिटीज लो हैं। मैंने जितना मार्क किया है आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपने भी उतना उतना ही याद करना है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है, मैंने मार्क कर दी है, जस्ट आपने उतनी ही याद करनी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड। सॉलिड की आपने याद करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा को आपने याद करना है स्टूडेंट्स। प्लाज्मा आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें आपने कंप्लीट याद करना है। इसके यूजेस भी हैं प्लाज्मा के। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सुपर क्रिटिकल स्टेट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक गैसेस एंड लिक्विड तक, ये आपने याद करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं वो आपने याद करने हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स और हाईली कंप्रेस्ड स्टेट से लेके यहाँ तक आप लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे इट कैन बी फिल इन कंटेनर लाइक गैस एंड स्टिल डेंस लाइक लिक्विड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर ऑफन क्लियर एंड इजी टू फ्लो। इसमें देखिए आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन बन गए हैं। गैसेस की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की, सॉलिड की, डिफाइन प्लाज्मा, प्लाज्मा की एप्लीकेशंस, व्हाट इज सुपर क्रिटिकल स्टेट एंड व्हाट इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। उसके बाद स्टूडेंट्स व्हाट इज इंटरमीडिएट स्टेट भी एक डेफिनेशन है, वेयर लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड। इसमें ये स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन लिखनी है इंटरमीडिएट स्टेट की। नेक्स्ट आप याद करोगे व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल, मार्क मैंने कर दिया है। उसके बाद उसके आप यूजेस लिखोगे कि लिक्विड क्रिस्टल को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, डिस्प्ले डिवाइस में, मॉनिटरिंग में, क्लॉक में, वॉचेस में, नेविगेशन सिस्टम, यहाँ तक आप लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे व्हाट इज़ ग्राफीन, ग्राफीन को आप पूरा एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अगले पेज पे एलिमेंट की डेफिनेशन आपने याद करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने कंपाउंड की डेफिनेशन याद करनी है। कंपाउंड के बाद स्टूडेंट्स आपने कंपाउंड की एग्जांपल लिखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, वाटर है, अमोनिया है, मीथेन है, डिफरेंट बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आप इसमें से कोई 4-5 एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे मिक्सचर की डेफिनेशन है वो आपने याद करनी है। नेक्स्ट उसके टाइप्स हैं होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। जी स्टूडेंट्स, ये आपको होमो और हेट्रो दोनों के डिफरेंस दिया गया है और दोनों की आपने याद करनी है इसमें उनकी एग्जांपल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में एमसीक्यू आपने याद करना है। टेक्नीडियम वाज द फर्स्ट एलिमेंट क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी। ये एमसीक्यूज के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्ब सब्सटेंसेस। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो पहला स्टूडेंट्स ये है कि कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये आपने लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसमें डेफिनेशन लिखनी है डिफाइन एलोट्रोपी की, एलिमेंट से लेके इस कॉल्ड एलोट्रोपी तक। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है स्टूडेंट्स व्हाट आर बकमिंस्टर फ्लोरीन। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। बकमिंस्टर फ्लोरीन कंसिस्ट ऑफ स्फेयर मेड से लेके आप लिखोगे एंड हाई प्रेशर तक। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने यहाँ से याद करना है व्हाट आर फ्लोरीन, तो आप लिखोगे फ्लोरीन कार्बन 60 हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, ये सॉफ्ट है, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो आपके पास स्टूडेंट्स 2 हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। ये स्टूडेंट्स 2 आपने इसकी याद कर लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से आपको अलग शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाया है वाई फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज़ यूनिक। फ्लोरीन की स्ट्रक्चर जो है वो यूनिक क्यों है स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको आंसर बताती हूँ। यहाँ से स्टूडेंट्स आप लिखोगे द से आप स्टार्ट करोगे। द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज यूनिक इज दैट द मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज्ड, हैज़ नो बाउंड्रीज, हैज़ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। ये आप मैंने खुद से क्वेश्चन यहाँ ऐड किया है वाई फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज यूनिक। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने डिफरेंट पॉइंट्स आपको बना के समझाए भी थे ऑलरेडी अपनी वीडियो में कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट कम्बिनेशन का बनवा दिया था, फिर ब्रेकिंग डाउन के मैंने आपको जो पॉइंट्स से एक ये ब्रेकिंग डाउन का है, एक ये ब्रेकिंग डाउन का और एक ये ब्रेकिंग डाउन का, सेम मैंने आपको पॉइंट्स बनवा दिए थे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में आपने याद करना है डिफाइन सोल्यूशन। आज सोल्यूशन से लेके आप याद करोगे कॉपर सल्फेट इन वाटर। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लिखोगे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सोल्यूशन की सल्यूट पार्टिकल इन सच सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। अगर आप सोल्यूशन को फिल्टर करोगे पार्टिकल पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन। इसके बाद सस्पेंशन की डेफिनेशन लिखोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ लिखोगे। अगर आप सस्पेंशन पार्टिकल्स को फिल्टर करते हो तो इट कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड कैन बी कलेक्टेड एज रेजिड्यू। इसके बाद आप इसकी एग्जांपल लिखोगे। नेक्स्ट आप लिखोगे व्हाट इज़ कोलाइडल सोल्यूशन। फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखोगे कि जब आप फिल्टर करते हो कोलाइडल पार्टिकल्स को तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिल्टर पेपर में से पास कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास कोलाइडल सोल्यूशन है उसकी आप डेफिनेशन अगर आएगी तो आप लिखोगे देयर इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन। फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट लिखोगे और इसके बाद नेक्स्ट आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं।
नेक्स्ट इसकी आप एग्जांपल लिख दोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे व्हाट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड व्हाट इज़ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। स्टूडेंट्स आप अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन लिखोगे, आ सोल्यूशन से लेके यहाँ तक आप लिखोगे इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसकी एग्जांपल लिख दोगे। यहाँ से स्टूडेंट्स आप लिखोगे टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन बीकर। आपने ऐड करनी है उसमें 5 ग्राम टेबल शुगर, उसको स्ट्रेट करना है, आपने इसको मिक्स करना है, द शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। देन आपने और 5 ग्राम शुगर ऐड करनी है, उसको आपने स्ट्रेट करना है, दिस विल आल्सो डिज़ोल्व हो जाएगी। आपने यहाँ से फिर लिखना है कंटिन्यू करते रहोगे आप शुगर को ऐड करना। एक स्टूडेंट्स टाइम आएगा जब आपके पास मज़ीद शुगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, एनी मोर शुगर जब आप ऐड करोगे वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी, बैठ जाएगी नीचे बीकर के बॉटम में। उस टाइम पे जो सोल्यूशन होगा उसको आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके बाद आप सैचुरेटेड की एग्जांपल डेफिनेशन लिखोगे, यहाँ से लेके सोल्यूशन से लेके इस कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन तक। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो स्टूडेंट्स इसकी पहले आप डेफिनेशन लिख लोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये डेफिनेशन हो गई। आप स्टूडेंट्स इसके बाद आप रीज़न है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और डिक्रीज़ करती है विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन ये जो रूल है ये कोई आपके पास स्ट्रिक्ट रूल नहीं, कैसे ही होगा। आपको स्टूडेंट्स मैंने जब इस चैप्टर की एक्सरसाइज शेयर की थी, जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज की, उसमें रीज़न भी लिखी हुई थी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ क्यों करती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और डिक्रीज़ क्यों करती है, और कौन से साल्ट में आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, कौन से साल्ट में जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगी। बहुत अच्छी रीज़न के साथ जो है वो उन नोट्स में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को ज़रूर वहाँ से याद कीजिएगा, उसमें रीज़न भी साथ में एक्सप्लेन की हुई है। तो जी स्टूडेंट्स इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। तो आपका चैप्टर 1 अब कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि अब आपको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपने कितना याद करना है और कहाँ कहाँ से याद करना है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने आपको सारा कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। अब स्टूडेंट्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन पे है तो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आपको ब्रांचेज लॉन्ग भी आ सकती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का लॉन्ग आ सकता है, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड का लॉन्ग आपको आ सकता है, और सॉल्युबिलिटी और इसके इफेक्ट आ सकते हैं टेम्परेचर के ऑन सॉल्युबिलिटी। जी स्टूडेंट्स अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने यहाँ से ये MCQs के लिए आपने ये पढ़ना है कि एक ग्रीक का फिलोसफर था डेमोक्रिटस, उसने डिक्लेयर किया था कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। उस टाइनी पार्टिकल को उसके नाम दिया था एटम का। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डेफिनेशन को याद कर लोगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये आपने स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक इस कॉल्ड कैथोड रेस, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने अलग से पॉइंट्स बनाए हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए 3 पॉइंट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट है कैथोड रेस बैंड से लेके आप लिखोगे स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट कैरी नेगेटिव चार्ज, सेकंड आप लिखोगे थॉमसन आल्सो इंस्टॉल 2 मैग्नेट से लेके डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड आप लिखोगे थॉमसन यूज था फाइंडिंग ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट से लेके चार्ज मटीरियल पार्टिकल्स तक, अगर आपको आएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये फर्स्ट आपने कंप्लीट पैराग्राफ लिखना है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर हाइड्रोजन आयंस तक, और ये MCQs के लिए है स्टूडेंट्स कि 1917 में रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने प्रूव किया कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लिया। ये आपने MCQ के लिए जस्ट इसको याद करना है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने याद करना है, इसमें से आपने कुछ भी याद नहीं करना। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यहाँ से स्टार्ट करोगे, लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 कैरिड आउट अ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट, यहाँ से लेके आपने स्टूडेंट्स याद करना है यहाँ तक कंप्लीट। अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है कि डिस्कवरी लिखें न्यूक्लियस की, या न्यूक्लियस की डिस्कवरी पे नोट लिखें, तो आप ये पूरा लिखोगे। अब इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। डिफाइन न्यूक्लियस, यहाँ से आप लिखोगे अ टाइनी सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और अगर आएगा व्हाट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, तो आप लिखोगे रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग द न्यूक्लियस विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। और ये स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर था एक्सरसाइज का, जो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 बताती जाऊंगी। जी स्टूडेंट्स इस टॉपिक में जो सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने करना है डिफाइन ऑर्बिट्स और शेल्स।
स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी स्टार्ट करनी है। द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, यहाँ से स्टूडेंट्स आपने सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है। द इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन स्पेसिफिक पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपकी सेकंड डेफिनेशन है वो आपकी होगी ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इज मिनिमम एंड इट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स इसमें से डेफिनेशन करोगे डिफाइन एनर्जी लेवल्स। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, दीज शेल्स आर आल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल्स। और स्टूडेंट्स इसके बाद आप लिखोगे आपके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, के, एल, एम एंड एन। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप इसमें लिखोगे कि जोन सा शेल नियरेस्ट है न्यूक्लियस के, जिसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट शेल, के शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनकी एनर्जी की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड शेल है जो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है उसकी एनर्जी आप लिखोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास एम शेल है एंड नेक्स्ट आगे हायर जो आपके पास शेल्स आते हैं वो आपके पास हैं एन शेल। तो स्टूडेंट्स वो शेल जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होती हैं उनकी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हाई होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ से 4 डेफिनेशन करनी है डिफाइन ऑर्बिटल्स। फोर्थ वन डेफिनेशन है डिफाइन ऑर्बिटल्स। आप लिखोगे ईच शेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स और ऑर्बिटल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लिखोगे द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन द शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन। कि किस शेल में कितने सब शेल प्रेजेंट होंगे वो डिपेंड करता है उसकी एन की वैल्यू पे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे पास फर्स्ट शेल है के। अब स्टूडेंट्स ये पूरा पैराग्राफ याद करने के बजाय आप इसको याद कर लोगे तो आप इस पूरे पैराग्राफ को इजीली याद कर लोगे। जी स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट शेल है के शेल, उसकी स्टूडेंट्स एन की वैल्यू कितनी है, एन इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि उसमें सिर्फ एक ही सब शेल प्रेजेंट होगा, डैट इज एस सब शेल। अगर हम सेकंड शेल की बात करें उसकी एन की वैल्यू 2 है। इट मीन्स कि उसमें 2 सब शेल होंगे, एस एंड पी। थर्ड शेल की बात करें स्टूडेंट्स तो उसमें हमारे पास क्या है, एम शेल है। एम शेल का जो एन का वैल्यू है वो 3 है, तो इट मीन्स इसमें 3 सब शेल होंगे, एस, पी एंड डी। अगर हम फोर्थ शेल की बात करें तो उसमें एन की वैल्यू 4 है, तो उसमें 4 सब शेल होंगे, एस, पी, डी एंड एफ। तो इस पूरे पैराग्राफ को आप ये जो मैंने 4 आपको पॉइंट्स बना दिए हैं, इन 4 पॉइंट्स को याद करते हुए आप इस पूरे पैराग्राफ को ईजिली याद कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपको दिया गया है इसको आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसमें से कोई भी जो डेफिनेशन है वो आपकी नहीं बनती। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनता है इस लॉन्ग क्वेश्चन में से। क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट्स आपका, हाउ वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल्स। आपका क्वेश्चन 5 मैंने ऊपर नोट कर दिया है, मेंशन कर दिया है, आप इसको याद कर लें। हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एक न्यूक्लियर शेल के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसका फार्मूला है 2n²। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर हम के शेल की बात करें स्टूडेंट्स तो के शेल में एन की वैल्यू भी हम पढ़ के आए हैं, एन की वैल्यू क्या थी 1। अब आप एन की जगह 1 पुट करोगे, 1 का स्केल लोगे 1 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2। इट मीन्स कि आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके फर्स्ट शेल में वो आप कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर आप सेकंड शेल की बात करो कि एल शेल की, उसकी स्टूडेंट्स एन की वैल्यू 2 थी, आप यहाँ पे 2 का स्केल लोगे 4, 4 2s are 8, तो आप उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। थर्ड शेल की बात करो एम शेल की, उसकी एन की वैल्यू 3 है, पुट करोगे 3 का स्केल लोगे 9, 9 2s are 18, तो इसका मतलब कि तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट करोगे, आपका 4 शेल आएगा, 4 का स्केल लोगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32, तो इट मीन्स कि आपके पास जो लास्ट वाला एम आपके पास शेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ वाले में 32। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने ये पैराग्राफ भी आप फार्मूला समझ लोगे तो आप इजीली इस पैराग्राफ को खुद से लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब आपने फाइंड करने हैं सब शेल के जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेट इन द सब शेल एस, पी, डी और एफ में वो हैं 2, 6, 10 एंड 14। आपके पास जो फर्स्ट सब शेल है उसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास जो सब शेल एस है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी में 10 एंड एफ में 14। जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट्स हमारे पास शेल था जो हमारे पास के शेल है उसमें
सिर्फ एक ही सब शेल है जो है स्टूडेंट्स एस, और उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। सेकंड शेल की बात करें स्टूडेंट्स तो उसमें हमारे पास एक एस सब शेल है और एक पी, क्योंकि इसमें एन की वैल्यू 2 है, इसमें 2 सब शेल हैं एस एंड पी। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और स्टूडेंट्स पी में 6। किस तरह से स्टूडेंट्स, आगे से जो आपके पास सब शेल है उसके आगे से फर्दर ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी सी। स्टूडेंट्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 ये हो गए, और 2 एस वाले थे 6 और 2 8। तो सेकंड शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एस में 2 और पी में 6। अगर आप स्टूडेंट्स थर्ड शेल की बात करो, के एल के बाद अगर आप एम की बात करो स्टूडेंट्स, तो एम में अगर आप देखो तो एम में स्टूडेंट्स हमारे पास 3 सब शेल हैं एस, पी एंड डी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स, डी के आगे से फर्दर ऑर्बिटल्स हैं 5, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर एंड डी जी स्केयर। ये सिर्फ आपके लिए मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन कि आपने पेपर में आपने याद नहीं करनी, जस्ट ये वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेक्चर के दौरान। तो स्टूडेंट्स इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो इस तरह से आपके पास जो डी ऑर्बिटल है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, डी सब शेल में जो आगे फर्दर उसके ऑर्बिटल्स हैं उनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एफ के अंदर जो है उसके 7 सब शेल हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं एफ सब शेल के, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। होपफुल स्टूडेंट्स के आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी कि इसमें से कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो मैंने जितना जितना आपको मार्क कराया है शॉर्ट के लिए उतना ही पूरा आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिख देना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में से आपने इसको एमसीक्यू के लिए जस्ट रीड आउट करना है कि जो लार्जेस्ट एटम सीजियम है अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स बिगर है देन द स्मॉलेस्ट एटम हीलियम से। ये जस्ट आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट यहाँ से एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन याद करनी है और प्रोटॉन नंबर की। स्टूडेंट्स आपने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिख ली। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप एग्जांपल लिखोगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम इज 8, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। यहाँ तक आप एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल लिख दोगे। इसके बाद है स्टूडेंट्स मैस नंबर, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑलमोस्ट अकाउंट फॉर द टोटल मास ऑफ एटम, हेंस इट इज कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर और मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए, और इसकी आप एग्जांपल लिखोगे, the total number of protons and neutrons present in it is 16, so its mass number is 16। आप किसकी बात कर रहे हो, ऑक्सीजन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने 2 डेफिनेशन याद कर ली हैं। इसके बाद ये आपको जो बाकी निशान नजर आ रहे हैं, यहाँ से एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ यूनिक टू दैट एलिमेंट, ये स्टूडेंट्स हमारे जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से ये उनके आंसर्स हैं। अगर आपने एक्सरसाइज समझनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज की वीडियोस। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एक आपका बन सकता है, हाउ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम कैन बी कैलकुलेटेड। तो आप इसका फॉर्मूला लिख दोगे, n इज इक्वल टू a माइनस जी। ए क्या है, मैस नंबर, माइनस जी क्या है, एटॉमिक नंबर। दोनों को आप माइनस करोगे, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, इस पेज पे आप सबसे पहले आइसोटोप की डेफिनेशन लिखोगे, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। और कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि स्टूडेंट्स आपके पास जो आइसोटोप्स हैं दे हैव केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो उनकी स्टूडेंट्स आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं और जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इनकी ये आइसोटोप्स की स्ट्रक्चर आपने ड्रा कर लेनी है। हाइड्रोजन की, इसको हम प्रोटियम भी कहते हैं, प्रोटियम की, ड्यूट्रियम की एंड ट्रीटियम की। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपने आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एटम की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 की। स्टूडेंट्स देखिए, इनमें जो आपको प्रोटॉन नंबर है वो आपके क्या हैं, प्रोटॉन नंबर इनमें सेम है और न्यूट्रॉन नंबर्स इनमें क्या है, डिफरेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई आइसोटोप्स शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, और आइसोटोप के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हैं, सेम है, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और स्टूडेंट्स इनमें आप देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, दैट्स वाई आइसोटोप शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आप एक शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा।
जी स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का टॉपिक आ गया। इसमें से भी आपके 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिखोगे सेवरल आइसोटोप से लेके रेडियो एक्टिविटी तक। इसके बाद है व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो आप यहाँ से लिखोगे द आइसोटोप्स विच इमिट एनर्जी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाई ट्रीटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये भी हमारी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको इसका आंसर बता दिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में जब हमने एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद है स्टूडेंट्स यहाँ से एक डेफिनेशन बन सकती है व्हाट इज रेडियो एक्टिव डिके। व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट रेडिएशन इट इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। और इसमें से आप 3 एग्जाम्पल हैं, आप इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। ये स्टूडेंट्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसमें आपने कंप्लीट फर्स्ट एप्लीकेशन में आप हेडिंग दे सकते हो मेडिकल फील्ड की, ये कंप्लीट एप्लीकेशन आपने एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है व्हाट इज रेडियो कार्बन डेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद करना है और ये आपकी एप्लीकेशन भी है रेडियो कार्बन डेटिंग की। थर्ड आपकी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज़ में हम कहाँ यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को। और लास्ट वाली है स्टूडेंट्स, ये मैंने हेडिंग बनवाई थी इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में या मेडिसिन में हम कैसे यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को। तो ये आपने 4 एप्लीकेशन लिखनी है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की। ये स्टूडेंट्स आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय अ रेडियो एक्टिव सोर्स, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें आपने ये एमसीक्यू के लिए याद करना है इन 1961 द केमिस्ट अडॉप्टेड अ न्यू स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव मासेस ऑफ द एटम, और उसका यूनिट मास क्या था 1/12। तो ये स्टूडेंट्स आपने एमसीक्यू के लिए याद करना है 1961 में। जी स्टूडेंट्स, इस पेज से आप याद करोगे डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ से लेके स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद आप लिखोगे रिलेटिव एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, और ये किसके इक्वल है, इट इज़ डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। ये आप याद करोगे वैल्यू 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने kg के इक्वल है वो आप लिखोगे स्टूडेंट्स। इसके बाद आप एग्जाम्पल लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 on atomic mass scale is 1.007 AMU. Similarly, the mass of 1 atom of sulfur 32 is 31.972 AMU. ये आपने एग्जाम्पल याद करनी है, 2 एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से आपने याद करनी है डेफिनेशन व्हाट इज रिलेटिव आइसोटोपिक मास, इसकी डेफिनेशन, और व्हाट इज आइसोटोपिक अबंडेंस। दोनों डेफिनेशन मैंने मार्क कर दी हैं, आपने ये याद करनी है और यहाँ से आपने रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला याद करना है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी आइसोटोप का, या फिर हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं कैसे रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस से। तो स्टूडेंट्स ये हमने जब एक्सरसाइज सॉल्व की थी, मैंने आपको डिटेल के साथ हमारी एक्सरसाइज में ये लॉन्ग क्वेश्चन था, उसको हमने डिटेल के साथ समझा था कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हमें किस तरह से स्टूडेंट्स रिलेटिव आइसोटोपिक मास और रिलेटिव अबंडेंस दी जाती है, तो हम वहाँ से कैसे फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को। तो ये स्टूडेंट्स अगर आपने समझना है तो आप एक्सरसाइज को की वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने कितने याद करने हैं, ईच एंड एवरी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि अब आपको इन पहले 2 चैप्टर्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट में मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को, उसको भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, कितना लॉन्ग आपने याद करना है। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।